नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। ये वीडियो हमारी यूपी लेखपाल, पैट वीडियो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, एनटीपीसी सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा है उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो लोग जाकर पहला लेक्चर देखें, उसके बाद उन लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। कल हमने बात की थी, उसका थोड़ा बहुत हम रिवीजन करा दे रहे हैं। अभी कल हमने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण शुरू किए थे। हमने बताया था आपको पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो वो किया था सुबुतुगीन ने। सुबुतुगीन कौन था, ये महमूद गजनबी का पिता था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने महमूद गजनबी के बारे में भी स्टडी कर ली है। तो अब हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। कल हमने आपको पढ़ा दिया है महमूद गजनबी तक। ठीक, आज के लेक्चर में हम आपको मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाएंगे। मोहम्मद गोरी का सरनेम क्या था, मोहम्मद गोरी का सरनेम था सियाबुद्दीन। और मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम किसके लिए था, तो मोहम्मद बिन साम सिखों के लिए था इसका नाम। मोहम्मद गोरी का वंश कौन सा था, तो मोहम्मद गोरी का वंश नोट करिए, संसवानी वंश का था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन से वंश का था, तो संसवानी वंश का था। और कल मैंने लेक्चर में बताया था महमूद गजनबी का वंश कौन सा था, आप लोग बताइए। महमूद गजनबी का वंश कौन सा था, तो महमूद गजनबी का यामनी वंश था। ठीक है, ये वंश बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। मोहम्मद गोरी का वंश कौन सा था और महमूद गजनबी का वंश कौन सा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी आप लोग समझते चलिए, अभी मैं आपके सामने पीडीएफ लगा के भी समझा दूंगा सब चीज़ें, जिससे कि आपको दोबारा कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक, तो अगला पॉइंट है, गोरी ने अटैक कब कब किए भारत पर। गोरी ने, एक बात तो साफ है कि 1175 से 1205 तक गोरी बहुत बार आक्रमण करता रहा इंडिया पर। गोरी का सबसे पहला आक्रमण जो था वो था मुल्तान विजय, दूसरा था गुजरात अभियान, तीसरा था पंजाब और लाहौर अभियान, चौथा था बठिंडा विजय, और पाँचवा था तराइन का पहला युद्ध, छठवां था तराइन का दूसरा युद्ध, सातवां था चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर के युद्ध के बाद ये अपने वायसराय को, मतलब इसका वायसराय कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके इंडिया में, और खुद लौट गया अपने गजनी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने पीडीएफ लगाने जा रहा हूँ, और आप लोग ये वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। पीडीएफ दिख रही है आप लोगों को, पीडीएफ दिख रही होगी। अब हमने जो आपको पढ़ाया है वही हम आपको पीडीएफ से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था, इसका जन्म स्थान कहाँ पे था, तो ताइफ में था इसका जन्म स्थान। और जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि मूल मुसलमान कौन थे, अरब थे या तुर्क थे। तो मूल मुसलमान कौन थे, अरब मूल मुसलमान थे, और तुर्क ये बाद में मुसलमान बन गए। तुर्क कौन थे, तो तुर्क एक लड़ाकू जाति थी। ठीक है, जो मुसलमानों के संपर्क में आकर बाद में मुस्लिमों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया अपना। ठीक है, तो अरब हमारे मूल मुसलमान थे। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछता है भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी था। ठीक है, या ऐसे नहीं, इसको घुमा करके भी पूछ सकता है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तब भी मोहम्मद गोरी था। ठीक, ये तुर्की राज्य का संस्थापक था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहम्मद गजनबी क्यों नहीं हुआ, तो मोहम्मद गजनबी का उद्देश्य हमने आपको बताया था कि वो धन लूटकर अपने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, और जो गौहरी का आक्रमण का उद्देश्य क्या था, इसके आक्रमण का उद्देश्य ये था कि ये मुस्लिम सत्ता की स्थापना यहाँ पे करे। ठीक है, इसलिए मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद गोरी को जाता है। ये हम दिल्ली सल्तनत आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि दिल्ली सल्तनत, ये बहुत बड़ा वो टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इसलिए हमें बाद में ध्यान नहीं रहता, तो हमने इसी पीडीएफ में लाने की कोशिश की है। ये आप लोग याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था और वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये ऐबक के बारे में अभी इसी पीडीएफ में आपको बताएंगे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, अब
जो हमारी ये क्लास है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जिस किसी को भी दिक्कत हो इंग्लिश मीडियम वाले को अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमको कमेंट कर देगा, ठीक है, हम उसको इंग्लिश वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, अभी कुछ कुछ हमने पॉइंट लिख दिए इंग्लिश में, वो हम हिंदी में बोल ही रहे हैं, तो आप लोग हिंदी लिख लेंगे हमारी वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब आगे आज बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका उपनाम क्या था, सरनेम मतलब उपनाम, उपनाम इसका था सियासुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, दो उपनाम थे इसके। मोहम्मद बिन शाम किसके लिए था, तो ये सिखों के लिए था, ठीक है। अब इसका वंश की बात करते हैं, वंश इसका कौन सा था मोहम्मद गोरी का, संसवानी वंश था। संसवानी, इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, संसवानी वंश का था। और यहीं पे आप लोग हमें एक क्वेश्चन बताएंगे जो हमने कल आपको पढ़ाया था, जो महमूद गजनबी था वो किस वंश का था। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लो और इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर दे लोगे तो समझ जाएंगे आप लोग पढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग केवल ऐसे ही कुछ नहीं। तो इसका आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, इसका आंसर हम भी बता दे रहे हैं, वो यामिनी वंश का था। किस वंश का था, तो वो था यामिनी वंश का, ठीक है। ये वंश वाली बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है, तो आपको वंश भी याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद किसका उदय हुआ, तो गोर कबीले का उदय हुआ। गजनी जब ख़त्म हो गया वहाँ पे तो हमारा मोहम्मद गोरी आया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट ये हमने अभी आपको पीछे बताया था, गोरी अटैक इंडिया सेवरल टाइम फ्रॉम 1175 टू 1205 एडी। मतलब इसका हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही गए होंगे कि गोरी ने इंडिया पर कई बार अटैक किया। किस समय किया, कई बार, कितने के बीच में, 1175 से 1205 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर बहुत बार अटैक किया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके आक्रमण देख लेते हैं, आक्रमण इसने कौन कौन से किए, इसके इम्पोर्टेंट अटैक हैं ये 8 इम्पोर्टेंट अटैक आपको पढ़ने होंगे। और आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, एक बात हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसी ट्रिक हमने अपने आप को टॉपर बनाने में यूज की है, आप लोग वैसी ट्रिक भी अपने आप में आजमाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकें, ठीक है। आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग सीखिए। जैसे शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिया आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, यहाँ लिख लिया सन, ठीक, यहाँ देख लिया किसके विरुद्ध हुआ, ठीक है। 3 पॉइंट आप लोग केवल बनाएंगे, इससे हमारा एक पेज में सभी आक्रमण आ जाएंगे। जैसे पहला है मुल्तान विजय, पहली इसका आक्रमण था मुल्तान विक्ट्री, मतलब मुल्तान विजय सन कब से कब तक हुई, तो 1175 से 1178 ईस्वी तक हुई। किसके विरुद्ध हुई, किसके विरुद्ध हुई, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, करमाती मुस्लिम थे उनके विरुद्ध हुई। और किसके विरुद्ध हुई, भट्टी राजपूत के विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे करमाती मुस्लिम और भट्टी राजपूत। जैसे दूसरा एग्जाम्पल गुजरात अभियान, इसका था दूसरा आक्रमण। तो गुजरात अभियान किसके विरुद्ध हुआ और किस सन में हुआ, तो 1178 में हुआ। किसके विरुद्ध, चालुक रानी नायक देवी और भीम सेकंड के विरुद्ध। भीम सेकंड आपका नाम सुना होगा, लग रहा होगा भीम फर्स्ट, ठीक है, भीम फर्स्ट नाम सुना होगा। आप लोग हमें बता देंगे कि भीम फर्स्ट आपने नाम कब सुना है। अगर कल वाली आप लोग क्लास किए हैं और याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कल ही नाम सुना था जब हमने सुनवाया था, हमने आपको नाम सुनाया था कल। चालुक रानी नायक देवी का जो बेटा था, गुजरात अभियान कल हम बताए थे आपको, महमूद गजनबी जो उसका गुजरात अभियान था, सबसे इम्पोर्टेंट अटैक था महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी का सबसे इम्पोर्टेंट अटैक यही था। कौन सा था, गुजरात अभियान। ये लोग आप लोग याद नहीं किए तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, आप लोगों को याद करना चाहिए। उसी में हमने आपको बताया था जो गुजरात अभियान था महमूद गजनबी का, उसमें चालुक भीम फर्स्ट को इसने हरा दिया था। किसने हरा दिया था, तो महमूद गजनबी ने, ठीक है। वहीं पे हमने इसकी बात की थी, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पीडीएफ में देखेंगे, हमारी पीडीएफ में हमने क्या लिखा है, पीडीएफ में हमने क्या लिखा है, देखो जो है मेजर अटैक ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से थे। वो पहला था मुल्तान विक्ट्री, तो कहाँ कितने से कितने तक हुआ, 1175 से 1178। किसके विरुद्ध हुआ, तो ये हो गया, ठीक है, एक लाइन में आपका सवाल हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब हम आप लोगों को खासियत तो पता ही चल गई होगी, 2-3 लेक्चर देख लिए हमारे, कि हम वही मेन पॉइंट उठा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
गुजरात अभियान दूसरा इसका आक्रमण था। तो गुजरात अभियान कब हुआ? 1178 में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? चालक रानी नायक देवी और उसके बेटे भीम सेकंड के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ। ये मोहम्मद गोरी हार गया था। मोहम्मद गोरी इस आक्रमण को हार गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सी प्रथम हार थी जिसमें गोरी को पराजय मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात अभियान। ठीक है, किसके विरुद्ध हार हुई? तो चालक रानी नायक देवी और उसके बेटे के बीच। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आक्रमण आप लिखेंगे, इधर सन लिखेंगे सन, और इधर किसके विरुद्ध हुआ वो लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है, एक पॉइंट आपके लिए। तीसरा जो आक्रमण हुआ वो पंजाब एंड लाहौर अभियान था। इसका कब तक हुआ? 1179 से 1186 ईस्वी तक। किसके विरुद्ध हुआ? तो मलिक खुसरो के, मलिक खुसरो थे यहाँ के, उनके विरुद्ध हुआ। इसके अंतर्गत इसने 4 बार आक्रमण किए। पहला इसने किया 1179 में, 1179 में इसका पेशावर युद्ध था, पेशावर विजय। इंग्लिश मीडियम वाले पेशावर विक्ट्री, हिंदी मीडियम वाले पेशावर विजय। लाहौर विक्ट्री मतलब लाहौर विजय इसकी 1181 में। सियालकोट विजय इसकी 1185 में। फिर इसने दोबारा लाहौर को कब जीता? क्वेश्चन ये बहुत आता है कि मोहम्मद गोरी ने दोबारा उसको लाहौर को कब जीता? तो 1188 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका चौथा युद्ध था भटिंडा विजय। भटिंडा विक्ट्री कब हुई? तो 1179 में हुई। इसने क्या किया भटिंडा विजय में? जो लाहौर इसने जीता था, यहीं से इसको केंद्र मानकर जो पृथ्वीराज चौहान के अधीन जो भटिंडा दुर्ग था उसको जीत लिया। ठीक है, भटिंडा विक्ट्री में इतिहासकार बताते हैं कि जो तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण था वो यही था। तराइन युद्ध क्यों हुआ? आप लोग जानते होंगे तराइन युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो जो मोहम्मद गोरी था और पृथ्वीराज चौहान, तो उनके बीच युद्ध होने का तात्कालिक कारण यही मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन कि तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण कौन क्या था? तो भटिंडा विजय था। इसमें मोहम्मद गोरी ने 1189 में 1189 में जो पृथ्वीराज चौहान के अधीन एक भटिंडा दुर्ग था उसको जीत लिया था। इसीलिए इसमें हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इट इज़ बिलीव्ड टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ तराइन। मतलब ये इमीडिएट कॉज था, मतलब तात्कालिक कारण था किसके? तराइन के युद्ध का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? 5वां इसका युद्ध है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो 1191 ईस्वी में, हरियाणा में जो तराइन पड़ता है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और उसके मोहम्मद गोरी के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इसमें भी सेकंड हार हुई थी इंडिया में। गौरी की सेकंड हार कब हुई? क्वेश्चन आता है। मोहम्मद गोरी दूसरी बार इंडिया में कब हारा? तो कब हारा आप लोग समझ गए होंगे, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हार गया पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। आप लोग देखिए, 6वां इसका जो युद्ध था वो कौन सा था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली, निर्णायक हार हो गई, डिसीसिव डिफीट ऑफ चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो निर्णायक रूप से हार गए इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब इसमें हार गए 1192 में, तो जो मोहम्मद गोरी था उसने दिल्ली को जीत लिया। उसके बाद झांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़। आप लोग नक्शा देखे होंगे, मैप, झांसी, समाना इस लाइन में बढ़ते हैं। इनको सबको जीतता हुआ ये दिल्ली तक पहुंच गया। ठीक है, दिल्ली से झांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़। इसका 7वां जो युद्ध था, 7वां युद्ध इसका क्या था? 7वां युद्ध था इसका बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 में कन्नौज में जयचंद के विरुद्ध हुआ। ठीक है, जयचल गढ़वाल वंशी राजा था, गढ़वाल। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके तुरंत बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप लोग उससे भी देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, किस विजय के बाद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय नियुक्त कर गजनी लौट गया? अब इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो इसी का आंसर आप दीजिए। तो चंदावर का युद्ध के बाद जो गौरी था वो गजनी लौट गया। ठीक है, दूसरा क्या था कि मोहम्मद गोरी का वायसराय कौन नियुक्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अब जो जब गौरी चला गया उसके बाद ऐबक भी लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। ऐबक ने भी गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंभौर और अजमेर को जीत लिया। ठीक है, गौरी का एक अन्य सेनापति भी था, उसका नाम बताइए। ये क्वेश्चन आता है, गौरी का एक अन्य सेनापति था, उसका भी नाम बताइए। तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी।
ठीक है। इसने क्या क्या किया, इसने भी तो कुछ किया होगा भाई, ये ऐसे ही थोड़े नहीं मज़े ले रहा होगा इंडिया में, ये भी लड़ाई कर रहा था। तो इसने क्या, कौन कौन से, कहाँ कहाँ जीता, तो बिहार जीता इसने 1197 में, और बंगाल जीता इसने 1202 में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हु डिस्ट्रॉय द नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मतलब नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, इसको किसने नष्ट किया, तो इसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी इसका दूसरा जो सेनापति था उसने, ठीक है। इसका जो लास्ट अटैक था, ये गौरी की बात कर रहे हैं, गौरी का लास्ट अटैक वो था खोखर रिवेल्सन, मतलब खोखर विद्रोह था जो 1205 में पंजाब में हुआ था। ये जब लौट गया था तो इसको दबाने के लिए, चंदावर युद्ध के बाद ये खोखर विद्रोह को दबाने के लिए खुद इंडिया वापस आया 1205 में, खुद दबाने के लिए आया। तभी ये लौट के जा रहा था दबा के, उसी समय इसकी 15 मार्च 1206 में दमयक नामक स्थान पर नियर द इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर मतलब हिंदी में सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। तो गौरी की डेथ कब हुई, तो गौरी की डेथ हुई 15 मार्च 1206 में, ठीक है। इसने भी कॉइन जारी किए थे गौरी ने। तो गौरी के जो कॉइन थे उनके दोनों तरफ क्या क्या था, पहले ऊपर था गॉडेस लक्ष्मी, एक तरफ लक्ष्मी जी की फ़ोटो थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। ये मुस्लिम में होता है, कलमा खुदा हुआ था वो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन बताएंगे जो कल हमने आपको पढ़ाया था, वो महमूद गजनबी ने भी कॉइन जारी किए थे, उनके दोनों तरफ क्या क्या लिखा हुआ था, तो उनके दोनों तरफ आप लोग बताइए हमें क्या क्या लिखा था। हम लोग सोच लिए होंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। एक तरफ संस्कृत थी और दूसरी तरफ क्या थी, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। एक तरफ संस्कृत थी और दूसरी तरफ क्या था, हम भी तो देखें, आप लोग पढ़ते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। खोखर विद्रोह था, ठीक है, ये हम आपको बता चुके, अभी आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए कॉइन वाला। अब गौरी के अटैक के क्या क्या परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ गौरी अटैक, मतलब गौरी के अटैक के परिणाम क्या क्या हुए। तो इनके इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर सभी आते हैं। और मैं जो क्वेश्चन आते हैं वही पूरा बताता हूँ आपको। आप लोग लास्ट तक हमारी वीडियो देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर लोग पहुँचते नहीं हैं और सिलेक्शन भी अच्छी लोगों का तो होता है इसलिए, क्योंकि लोग ज़्यादा पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें कि हमारी जो क्लास रहती है इसको आप लोग पूरी रोज़ देखा करिए। 20-25 मिनट की क्लास है और इसी में से आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप कौन सा भी वनडे एग्ज़ाम दे लें, ठीक है। आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब पूछता है कि मुस्लिम पावर की स्थापना इंडिया में किसने की, तो मोहम्मद गौरी ने। पहला पॉइंट हमारा यही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, EA नहीं होगा, ये आप लोग हटा देंगे, ESTA होगा, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापित किया, मुस्लिम पावर को किसने स्थापित किया, तो गौरी ने स्थापित किया, ठीक है। दूसरा, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम फारसियन, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज जो थी वो फारसी हो गई, जिसमें कामकाज लोग करते हैं, राज्य की भाषा जो होती है वो फारसी हो गई सब। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यू सिटी पर इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया में न्यू सिटी की स्थापना हो गई। चौथा पॉइंट, मोहम्मद हबीब ने इसे अर्बन रिवॉल्यूशन की संज्ञा दे दी, ठीक है, अर्बन रिवॉल्यूशन, नगरीय क्रांति की संज्ञा दे दी, ठीक है। नगरीय क्रांति, इसमें हमने आपके लिए 2-3 पॉइंट और जोड़े हैं जहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो नगरीय क्रांति हम आपको और बता दें, नगरीय क्रांति का शब्द कितने बार प्रयोग हुआ है, तो टोटल 3 बार प्रयोग हुआ है, 3 बार नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार कब हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता जब हुई उसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा दी गई, तो गार्डनर चाइल्ड द्वारा। ये सभी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम के हैं और वो आते हैं। सेकेंड बार कब हुई, तो 16 महाजनपदों की जब स्थापना हुई उसको भी नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई। थर्ड बार कब हुई, तो गौरी के आक्रमण को, ये किसने दी, तो मोहम्मद हबीब ने दी, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या था, जो फेमस सूफी संत मोइजुद्दीन चिश्ती जो भारत आए थे गौरी के साथ, उन्हीं की वजह से चिश्ती सीक्वेंस का भी स्टार्टेड हो गया, चिश्ती सीक्वेंस इंडिया में वो शुरू हो गई, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही हम लोगों पर बनाए रखिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
बहुत लोगों तक हमको और हमारी वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। हमारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए